हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं क्लास 6 हिंदी के एक हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26, विषय हिंदी। पेपर में सबसे पहले है खंड का अपठित अवबोध। पेपर में सबसे पहले आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, अर्थात जिस गद्यांश को अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं लिया गया है। प्रश्न 1, अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए इसे पढ़ते हैं। एक जंगल में परिजात का एक पेड़ था। परिजात एक फूल के पेड़ का नाम है, जिसे हार श्रृंगार भी बोलते हैं। परिजात का कोई मुकाबला नहीं था। उसकी सुंदरता बेजोड़ थी, उसका रंग रूप निराला था। परिजात को भी अपने गुणों का पूरा पूरा पता था। नीले आसमान में सिर उठाए इस शान से खड़ा रहता मानो पेड़ों का सरताज हो। जब बहार के दिन आते तो परिजात अनगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लद जाता। लगता मानो किसी ने आकाश से सारे तारे तोड़कर परिजात की शाखाओं पर टांग दिए हों। नन्हे फूलों से झिलमिलाता परिजात जब सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता तो जंगल नंदन बन जाता। चुंबक की तरह परिजात सबको अपनी तरफ खींचता। जिसे देखो वही परिजात की तरफ भागता। सतरंगी शाली ओढ़े चटकीली तितलियां सहेलियों के साथ झुंड का झुंड बनाकर परिजात का श्रृंगार देखने आती तथा जाते जाते फूलों को खींचकर ढेरों पराग अपने साथ ले जाती। पहला प्रश्न का प्रश्न है, जंगल में किसका पेड़ था? नीम का, परिजात का, पीपल का और आम का। पूरे गद्यांश में परिजात के पेड़ की बात की जा रही है और पहले ही वाक्य में लिखा हुआ है कि एक जंगल में परिजात का एक पेड़ था। सही उत्तर है परिजात। खा प्रश्न है, परिजात अपने आप को स्वयं क्या समझता था? पेड़ों का सरताज, पेड़ों का दास, ईश्वर, साधारण पेड़। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, नीले आसमान में सिर उठाए इस शान से खड़ा रहता मानो पेड़ों का सरताज हो। सही विकल्प है पेड़ों का सरताज। गा प्रश्न है, परिजात अनगिनत फूलों से कब लद जाता था? यहाँ पर देखिए, जब बहार के दिन आते तो परिजात अनगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लद जाता। उत्तर यहाँ से यहाँ तक होगा। घा प्रश्न है, तितलियां क्या करती थीं? यहाँ पर देखिए, तितलियां सहेलियों के साथ झुंड का झुंड बनाकर परिजात का श्रृंगार देखने आती तथा जाते जाते फूलों को खींचकर ढेरों पराग अपने साथ ले जाती। अंतिम प्रश्न है, इस गद्यांश का शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक आप लिख सकते हैं परिजात या परिजात का पेड़ या परिजात की सुंदरता। प्रश्न 2, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। काव्यांश इस तरह से है, जीवन की मुस्कान किताबें बहुत बड़ा वरदान किताबें, गूंगे का मुंह बनकर बोलें बहरे के हैं कान किताबें, अंधे की आंखें बन जाएं ऐसी हैं दिन मान किताबें, हीरे मोती से भी बढ़कर बेशकीमती खान किताबें, जिसके आने से मन हर्षे ऐसी हैं मेहमान किताबें, क्या बुरा यहाँ क्या है अच्छा करती हैं पहचान किताबें, धार प्रेम की बहती इनमें फैलाती हैं ज्ञान किताबें, राहों की हर मुश्किल को कर देती आसान किताबें, कभी नहीं ये बूढ़ी होती रहती सदा जवान किताबें। चलिए अब इसमें पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। का प्रश्न है, इनमें से किताबें क्या नहीं हैं? जो कथन सही ना हो उसे छांट कर लिखिए। यहाँ पर विकल्प है जीवन की मुस्कान, यहाँ पर लिखा हुआ है जीवन की मुस्कान, बहरे के कान, यहाँ पर लिखा हुआ है बहरे के कान, अंधे की आंखें, यहाँ पर लिखा हुआ है अंधे की आंखें, अपंग की विरोधी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए सही विकल्प है दूसरा अपंग की विरोधी। खा पर प्रश्न है, किताबें हीरा मोती से भी बढ़कर खालिस्तान हैं, सही शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बेशकीमती, यहाँ पर भरेंगे किताबें हीरा मोती से भी बढ़कर बेशकीमती खान है। यहाँ पर बेशकीमती का मतलब है बेहद कीमती, यहाँ पर तुकांत मिलाने के लिए बेशकीमती लिखा गया है। बेहद कीमती का अर्थ होता है बहुत अधिक कीमत होना, इतनी कीमत जो कि हीरा मोती से भी अधिक हो, इसलिए सही विकल्प है बेशकीमती। गा पर प्रश्न है, किताबें किसकी पहचान करती हैं? उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे किताबें इस बात की पहचान करती हैं या कराती हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। घा पर प्रश्न है, राहों की हर मुश्किल को किताबें कैसे आसान कर देती हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है धार प्रेम की बहती इनमें फैलाती हैं ज्ञान किताबें,
राहों की हर मुश्किल को कर देती आसान किताबें। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अपने अंदर छुपे हुए ज्ञान के द्वारा राहों को या राहों की हर मुश्किल को किताबें आसान कर देती हैं। काव्यांश का अंतिम प्रश्न है, किताबें सदा जवान कैसे रहती हैं? उत्तर में आप लिख सकते हैं, क्योंकि किताबें चाहे कितनी भी पुरानी हों, अपने अंदर ज्ञान का भंडार समेटे रखती हैं, इसलिए सदा जवान रहती हैं। प्रश्न पत्र का अगला खंड होगा खंड खा, व्यवहारिक व्याकरण। यहाँ पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, जलधर शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जलधर का अर्थ है जल को धारण करने वाला। आप लिख सकते हैं बादल या मेघ। दूसरा प्रश्न है, धर प्रत्यय जोड़कर 2 शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। आप गदा के साथ धर जोड़ करके गदाधर बना सकते हैं। इसका अर्थ है गदा धारण करने वाला। और गंगा के साथ धर जोड़ करके आप बना सकते हैं गंगाधर, गंगा को ले जाने वाला। व्याकरण का तीसरा प्रश्न है, आंसू और आँख का एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। आंसू का समानार्थी आप लिख सकते हैं अश्रु या नेत्र जल या नयन जल। और आँख का लिख सकते हैं चक्षु, नयन, लोचन, नेत्र आदि। आपको केवल 2-2 शब्द लिखने हैं। अगला प्रश्न है, हृदय पर सांप लौटना। मुहावरे का अर्थ लिखिए तथा इस मुहावरे का प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। हृदय पर सांप लौटना का अर्थ है ईर्ष्या करना। राम की सफलता से शेखर के हृदय पर सांप लौटने लगा। खंड खा का अंतिम प्रश्न है, फूटना शब्द के 2 अर्थ बताइए एवं इसका प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए जिसमें अलग अलग अर्थ हों। फूटना शब्द का पहला अर्थ है टूटना और दूसरा है खिलना। टूटना शब्द के लिए आप वाक्य बना सकते हैं घड़ा गिरा और टूट गया। और खिलना शब्द के लिए आप वाक्य बना सकते हैं वर्षा होते ही पौधे में कलियां खिलने लगी। चलिए खंड गा की तरफ बढ़ते हैं। पठित अवबोध। यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक से गद्यांश और पद्यांश पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। गद्यांश इस प्रकार है, बाबा भाती डर गए, अब उन्हें रात में नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भाती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उनके रंग को, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, रात को नींद किसे नहीं आ रही थी? खड़क सिंह को, बाबा भारती को, लेखक को या घोड़े को? यहाँ पर देखिए, अब उन्हें रात को नींद ना आती। यहाँ पर बात की जा रही है बाबा भारती की, इसलिए सही विकल्प है खा, बाबा भारती को। प्रश्न 2, अस्तबल की रखवाली कौन करने लगा? बाबा भारती, खड़क सिंह, लेखक, नौकर। यहाँ पर बात की जा रही बाबा भारती की और यहाँ पर लिखा हुआ सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगा, बाबा भारती का। इसलिए सही उत्तर है का, बाबा भारती अस्तबल की रखवाली करने लगे। प्रश्न 3 है, बाबा भारती किस समय घूमने जा रहे थे? सुबह में, संध्या के समय, दोपहर में, रात में? यहाँ पर देखिए, संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सही विकल्प है खा, संध्या के समय। चौथा प्रश्न है, किसकी आंखों में चमक थी? खड़क सिंह की, घोड़े की, बाबा भारती की, नौकर की? यहाँ पर अभी हमने देखा था बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, बाबा भारती की आंखों में चमक थी। सही उत्तर है गा, बाबा भारती की। प्रश्न 5 है, सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस खालिस्तान की सुनते जाना। कंगले की, दुखिया की, सिपाही की, दास की? गद्यांश के अंत में देखिए, सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। सही विकल्प है का, कंगले। यहाँ पर होगा इस कंगले की सुनते जाना। प्रश्न नंबर 5 में आपकी पाठ्यपुस्तक से पद्यांश दिया गया है, अर्थात कविता दी गई है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। पद्यांश इस प्रकार है, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी। हरी धूप लकी की जगह होगा पुलकी, हरी धूप
पुलकी मुस्काई पहली बूंद धरा पर आई। गद्यांश का पहला प्रश्न है, पावस का क्या अर्थ है? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु या शरद ऋतु? पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु। प्रश्न नंबर 2 है, उपर्युक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? बादल राग, पहली बूंद, वह चिड़िया जो मैं भी छोटी हूँ। ये पंक्तियां ली गई हैं पहली बूंद कविता से। प्रश्न नंबर 3 है, वर्षा ऋतु से पहले कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या हेमंत ऋतु? वर्षा ऋतु से पहले आती है ग्रीष्म ऋतु। प्रश्न 4, वर्षा ऋतु के आगमन से चारों तरफ क्या फैली है? आनंद रूपी हरियाली, कीचड़, जल, धूल। सही विकल्प है आनंद रूपी हरियाली। और 5वां प्रश्न है, धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंदें किसके समान आकर गिरी? पानी के समान, अग्नि के समान, बर्फ के समान या अमृत के समान? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, इसलिए सही विकल्प है घा, अमृत के समान। खंड का पठित अवबोध में आपकी पाठ्य पुस्तक से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है, पाठ्य पुस्तक में पढ़े गए गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? ध्यानचंद की सफलता का रहस्य था उनकी खेल के प्रति सच्ची लगन, साधना और खेल भावना। उन्होंने खेल को सही भावना से खेला और हमेशा अपने टीम को महत्व दिया। दूसरा प्रश्न है, ध्यानचंद ने अपना बदला कैसे लिया? ध्यानचंद ने अपना बदला लगातार 6 गोल बनाकर लिया। ध्यानचंद ने अपने खेल कौशल से बदला लिया। सिर पर चोट लगने के बावजूद उन्होंने खेल जारी रखा। ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उनके जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उनकी जन्मतिथि को या जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है, बिस्मिल को साहसी बनाने में उसकी माता जी ने कैसे सहयोग दिया? बिस्मिल के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जीवन के हर कदम पर अपने सुपुत्र बिस्मिल को प्रोत्साहित किया। छोटी उम्र में ही अपनी माताजी से प्रेरणा लेकर बिस्मिल साहस, वीरता और देश सेवा के पथ पर चले। संकटों में भी उन्होंने अपने पुत्र को अधीर नहीं होने दिया। प्रश्न नंबर 5 है, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की थी? बाबा भारती ने खड़ग सिंह से प्रार्थना की कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास ना करेंगे। प्रश्न नंबर 6 का अंतिम प्रश्न है, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। पहला अर्थ है देवनागरी, इसे मिलाएंगे 4 नंबर से। भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। दूसरा अर्थ है आर्य समाज, इसे मिलाएंगे 3 नंबर से। महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था। 3 पर है मेजनी, इसे मिलाएंगे 2 नंबर से। इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा। 4 पर है गोविंद सिंह, इसे मिलाएंगे 1 नंबर से। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। प्रश्न नंबर 7, यहाँ पर पद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं। पाठ्य पुस्तक में पढ़ी गई कविताओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। का पर प्रश्न है, कोयल कहाँ रहती है? उत्तर है कोयल अमराइयों में रहती है। खा प्रश्न है, तन मन कौन संवारती है? बहती मलय पवन हमारा तन मन संवारती है। गा प्रश्न है, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? वर्षा की पहली बूंद से धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली फैल जाती है। नए अंकुर नए जीवन की अंगड़ाई लेते हुए धरती से फूट पड़ते हैं। और घा पर प्रश्न है, नीचे दिए गए दोहों का अर्थ लिखो। यहाँ पर एक ही दोहा है, यहाँ पर दोहा होना चाहिए। दोहा इस प्रकार है, रहमन जिह्वा बावरी कह गई सरक पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। इसका अर्थ है कि रहीमदास का कहना है कि हमारी जीभ बिल्कुल बावरी है, अर्थात पागल जैसी होती है। यह कई बार ऐसा कुछ बोल देती है कि दिमाग को जूते खाने पड़ते हैं, अर्थात सिर को कपाल को जूते खाने पड़ते हैं, मनुष्य को पछताना पड़ता है। प्रश्न पत्र का अंतिम खंड होगा खंड घा, रचनात्मक लेखन। यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग
100 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखें। पहला है मेरे विद्यालय का वार्षिक खेल कूद दिवस, दूसरा मेरा प्रिय मित्र और तीसरा है वृक्षों का महत्व। अथवा में है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कम से कम 10 वाक्यों का एक संवाद लिखें। पहला है वार्षिकोत्सव के विषय में बात करते हुए 2 छात्रों के बीच संवाद और दूसरा है अनुशासन के विषय में बात करते हुए 2 शिक्षकों के बीच संवाद। अनुच्छेद आप स्वयं करें। यहाँ पर आप ये अवश्य ध्यान रखें कि आपके स्कूल में कौन से अनुच्छेद करवाए गए हैं। चलिए अथवा के प्रश्न को देख लेते हैं। पहले वार्षिक उत्सव के विषय में बात करते हुए 2 छात्रों के बीच संवाद को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 छात्र हैं, आदर्श और राज। आदर्श कहता है, नमस्ते राज, क्या तुम्हें पता है कि हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव अगले सप्ताह होने वाला है। राज कहता है, हाँ आदर्श, मुझे तो बहुत उत्साह हो रहा है, अर्थात खुशी हो रही है। क्या तुमने कोई कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नाम दिया है। आदर्श कहता है, जी हाँ, मैंने नुक्कड़ नाटक के लिए नाम दिया है, तुमने। राज कहता है, मैंने नृत्य प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, हमारी कक्षा के कई विद्यार्थी भी भाग ले रहे हैं। आदर्श कहता है, विद्यालय के शिक्षक भी तैयारियों में व्यस्त हैं, पूरे विद्यालय को सजाया जा रहा है। राज, हाँ, मुझे भी सजावट में मदद करने का अवसर मिला। वार्षिक उत्सव के दिन कई प्रतियोगिताएं और पुरस्कार वितरण भी होगा। आदर्श कहता है, सही कहा तुमने, मुझे विश्वास है यह उत्सव सभी के लिए यादगार रहेगा। राज कहता है, बिल्कुल, चलो हम भी अपनी तैयारियां पूरी करें। हाँ ज़रूर। यहाँ पर आपको किसी एक पर संवाद लिखना है। दूसरा है अनुशासन के विषय में बात करते हुए 2 शिक्षकों के बीच संवाद। अनुशासन के बारे में 2 शिक्षक इस तरह से बातचीत कर सकते हैं। अध्यापक 1 या शिक्षक 1, नमस्कार महोदय, क्या आपने हाल ही में स्कूल के अनुशासन की स्थिति देखी है। अध्यापक 2 या शिक्षक 2, नमस्कार सर, हाँ, मुझे भी लगता है कि हमारे विद्यालय में अनुशासन की समस्या बढ़ती जा रही है। अध्यापक 1, यह चिंता का विषय है, बच्चों का अनुशासन टूटने से शिक्षा पर भी असर पड़ता है। अध्यापक की जगह आप शिक्षक लिखें। अध्यापक 2 कहते हैं, मेरा मानना है कि मनोरंजन के बढ़ते साधन और मोबाइल का अधिक प्रयोग बच्चों को भटकाता है। अध्यापक 1, बिल्कुल सही कहा आपने, हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। हमें बच्चों के लिए कुछ कड़ाई से अनुशासन नियम बनाना चाहिए। अध्यापक 2, जी सर, मैं इस पर काम शुरू कर देता हूँ। आशा है कि मिलकर हम स्कूल के अनुशासन में सुधार कर सकेंगे। अध्यापक 1, धन्यवाद महोदय, हमें अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना होगा। प्रश्न नंबर 9 है, ये प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। अपने मोहल्ले की सफाई व्यवस्था सही कराने हेतु नगर निगम के अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा अपने मामा जी को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखिए। इसे आप स्वयं करिए। पत्र में सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम और यहाँ पर अपने शहर का नाम। इसके बाद आप विषय लिखेंगे अपने मोहल्ले की सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र। श्रीमान जी, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान मोहल्ले की साफ सफाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। हमारे इलाके में कई दिनों तक कचरे की गाड़ी नहीं आती है। खराब गंध आसपास के लोगों को अपनी नाक में कपड़ा बांधने के लिए मजबूर करती है। अगर यही स्थिति कुछ और दिनों तक बनी रही तो बीमारी फैलने की संभावना होगी। हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, इसलिए हमारा विनम्र पूर्वक निवेदन है कि आज ही कृपया इसे साफ किया जाए या साफ करवाया जाए ताकि हम जल्द ही एक सामान्य जीवन जी सकें। धन्यवाद सहित और अपना नाम। तो ये था प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न। कुछ इसी तरह का प्रश्न पत्र आपसे भी पूछा जाएगा। इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ आप अपने सिलेबस को भी अच्छी तरह से तैयार करें। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।